बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। कहने वाले तो कहते हैं, और कहने वालों को कौन रोक सका है जो ये कह रहे हैं कि जमानतें इसलिए हो रही हैं कि अदलिया पर बस नहीं चल रहा, और लोग इसलिए पकड़े जा रहे हैं कि उन्हें पकड़ने वालों पर पूरी तरह बस चल रहा है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में यह तासुर मौजूद था कि वो हुकूमत के हक में हैं, इसलिए बहुत सारे फैसले हुकूमत की फेवर में आए और अपोजिशन या सियासी मुखालफीन के खिलाफ आए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा यानी साबिक चीफ जस्टिस ने इस तासुर को किसी हद तक कम किया, खत्म किया, अदलिया की इंडिपेंडेंस को नुमाया किया। इसलिए बहुत से फैसले जो शायद हुक्मरान जमात या किसी और को भी पसंद नहीं, वो सामने आए। अब गुमान यह है कि हुक्मरान जमात अदलिया के हालिया फैसलों से बिल्कुल खुश नहीं। ये जो बैक टू बैक फैसले आए उनमें हुकूमत नाराज दिखाई दी। नवाशी के बाहर जाने के मामले पर हुकूमत ने बॉन्ड की शर्त रखी, लेकिन अदालत ने वो शर्त खत्म कर दी। आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के मामले पर और जनरल मुशर्रफ को आर्टिकल 6 के तहत सजाए मौत के बाद अब राना सनाउल्लाह की जमानत, ये वो फैसले हैं जिनकी भरपूर मुखालफत की जा रही है, इसे पसंद नहीं किया जा रहा। इसका मतलब ये नहीं कि सारे फैसले हुकूमत के खिलाफ आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर फैसले ऐसे ही हैं, खासकर वो मुकदमात जिनमें लोग जमानतों पर रिहा हो रहे हैं, ये पॉलिटिकल मुकदमात है। इसलिए अब नजला दूसरे लोगों पर गिरता दिखाई दे रहा है। तो बज़ाहिर यही लगता है कि आ जाकर सिर्फ नैब वो इदारा रह गया है जिसकी गैर जानबदारी पर हनूज सवाल या निशान मौजूद है। अब राना सनाउल्लाह का केस देख लें। इस केस में खुद ANF हुकाम ने भी ये कह दिया है कि उनके पास कोई वीडियो सबूत नहीं है, जबकि हुक्मरान जमात के लोग यक जुबान होकर अब भी ये कह रहे हैं कि जी राना सनाउल्लाह का केस खत्म नहीं हुआ, अभी सिर्फ जमानत हुई है और अदालत में सबूत पेश कर दिए जाएंगे। जबकि ANF के मुताबिक कोई वीडियो सबूत मौजूद ही नहीं, तो पेश क्या करेंगे? जी शाहजेब, बिल्कुल उनका ऑफिशियल वर्जन आया है, काफ़ी तफसील से आया है। उसमें एक अहम ख़ास बात यह है कि जो वीडियो और फुटेज एविडेंस मांगा जा रहा है राना सनाउल्लाह की लीगल टीम की तरफ से, उन्होंने वाज़े तौर पर बताया है कि कोई इस तरह की फुटेज या वीडियो मौजूद नहीं है। और ये बिल्कुल बरक्स है उस दावे के जो कि वफाकी वज़ीर शहरयार अफरीदी बताते रहे हैं कि वीडियो फुटेज तमाम तर एविडेंस मौजूद हैं जो कि आला हुकाम को दिखाए भी गए थे और वक्त आने पर पेश किए जाएंगे। उन्होंने वाज़े तौर पर बताया है कि कोई वीडियो या फुटेज मौजूद नहीं है इस हिस्से में। इसके अलावा तफसीलात उन्होंने मजीद बताई हैं। जब उनसे पूछा गया कि राना सनाउल्लाह के केस में शहरयार अफरीदी का नाम आया, उन्होंने ये कहा था कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी जब की गई तो वीडियो रिकॉर्ड की गई, वो भी आज मंजर आम पर आए। उन्होंने बबांगे दोहल ये ऐलान किया कि राना सनाउल्लाह अब भी मुल्ज़म है और उसका फैसला आना अभी बाकी है। मैं कौम को ये बताना चाहूं कि राना सनाउल्लाह साहब अभी भी वो मुल्ज़िम है। आज अभी इसी वक्त तक ऑर्डर क्योंकि नहीं आया, उस हवाले से मैं कोई बात नहीं करूंगा। राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से जुलाई से लेकर अब तक नेशनल असेंबली, सेनेट में, डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, हर जगह मैं गया और मैंने कहा कि 17 दिन के अंदर तमाम सबूत, और मैंने फुटेजेस का लफ्ज इस्तेमाल किया, 17 दिन के अंदर तमाम सबूत हमने प्रोवाइड कर दिए। 18वें दिन ट्रायल शुरू होना था। ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स की गई हैं कि किसी तरीके से इस केस को डिले किया जाए, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। आज कौम को यह मैं बताना चाहूंगा कि आज अगर इमरान खान के और हमारी मदीना की रियासत और नए पाकिस्तान का जो विजन है, इसको अल्लाह के बाद मीडिया ने, बीट रिपोर्टर्स ने मुझे, मुराद सईद, अली मोहम्मद खान, फरोख हबीब, अली जैदी, फैसल वाडा, ये जब तमाम PTI के सरताज गुल, ये जितने भी PTI के ये जो लोग थे जिनको कोई नहीं जानता था, आपके जरिए से अल्लाह ने उनको इज्जत दी। आज मेरा सवाल यह है कि मीडिया क्या ये नहीं बताता रहा कि मॉडल टाउन का जो वाकया लाहौर में और कौम की बेटियों के माओ में जो गोलियां मारी गई, फिर क्या आबिद शेर अली के वालिद साहब के वो अल्फाज नून के अपने लोग राना सनाउल्लाह साहब के बारे में क्या कहते थे, क्या वो सब भूल गए और आज वो मासूम बन गए? अदालत में केस है, इनको बरी नहीं किया गया, जमानत दी गई है।
تو شہر افریدی نے یہ بھی مان لیا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف کوئی ویڈیو ایویڈنس موجود ہی نہیں، حالانکہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی بڑی دھماکہ خیز، اور وہ سب نے دوبارہ بھی چلائی ہے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ جب رانا ثناء اللہ کو پکڑا گیا تو اس کا ویڈیو ایویڈنس موجود تھا۔ آج وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ویڈیو بنائی جاتی تو یہ کہا جاتا کہ یہ پلانٹڈ ہے۔ تو اصل بات تو یہی ہے کہ ویڈیو ثبوت ہونے کا دعویٰ تو خود شہریار افریدی نے کیا تھا، اسی پر تو سوالات اٹھائے گے کہ اگر رانا ثناء اللہ کی ویڈیو موجود ہے جس میں ان کی گرفتاری اور ان سے منشیات کی برآمدگی کا ایویڈنس ہے تو پھر وہ عدالت میں کیوں نہیں پیش کی گئی، ٹرائل کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر رانا ثناء اللہ ملزم ہے تو انہیں مجرم کیوں ڈکلیئر کیا گیا؟ عدالت کے فیصلے کا انتظار کیوں نہیں کیا گیا؟ اس سے پہلے بھی حکومت نے، بلکہ خود پرائم منسٹر نے نواز شریف کے باہر جانے کے فیصلے کو عدلیہ پر ڈالنے کی کوشش کی تھی، جس کا جواب پھر عدلیہ کی طرف سے آیا اور ماحول میں ایک کشیدگی نظر آئی۔ جنرل مشرف کے فیصلے پر فوج کا رد عمل جب سامنے آیا تو اس سے اداروں کے آمنے سامنے آنے کا تاثر ملا۔ اب پھر سے حکومت اور عدلیہ کے فیصلوں پر جس طرح تحفظات کا اظہار کر رہی ہے اور اسے انوکھا فیصلہ کہا جا رہا ہے، اس سے لگتا یوں ہے کہ ماحول میں کچھ تناؤ ضرور موجود ہے اور بظاہر کچھ نہیں ہے، لیکن پس پردہ بہت کچھ چل رہا ہے۔ پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہائی لائٹ۔ بات نہیں ہے یہ آپ کے ارد گرد نون لیگ والے بیٹھے ہیں، یہ وہ ہیں جو کہتے تھے ان کو کس نے اختیار دیا ہے، میرے احساس ہے میری دولت سے زیادہ تو تمہیں کیا، یہ بغض سے بھرے ہیں، ان 5 کو اٹھا کے باہر پھینک دو۔ اس طرح کے ماحول میں میں سمجھتا ہوں کہ میجر رسپانس تھا۔ ہم نے تنقید کی تھی۔ اچھا صداقت بھائی میری بات سنیں، صداقت بھائی آپ لیجسلیٹر ہیں، سر میری بات سنیں، آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ لیجسلیٹر ہیں، آپ نے سی آر پی سی تو پڑھا ہوگا، 497 کلوز ہے اس کا۔ میں کہیں وہاں بیٹھا ہوتا اور وزیر اعظم میری بات سن رہے ہوتے تو میں ان کو کہتا کہ آپ اگر یہ جو اپنی کابینہ ہے نا، نابالغ بچوں کی اکثریت ہے جس میں، اس کو آپ ویٹو کر دیں۔ حکومت جو ہوتی ہے، حکومت ہے وہ فراخ دلی کا نام ہے۔ جی شاذب، بالکل ان کا آفیشیل ورژن آیا ہے، کافی تفصیل سے آیا ہے۔ اس میں ایک اہم خاص بات یہ ہے کہ جو ویڈیو اور فوٹیج، دیکھیں بیل گرانٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا کیس ختم ہو گیا ہے۔ بیل تو آپ کی 302 کا ملزم اس کو بھی مل جاتی ہے۔ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ بیل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے ضمانت کا مطلب کہ ملزم بری ہو گیا ہے، مگر جس طریقے سے ایک کے بعد ایک ضمانت ہو رہی ہے، آج کے کیس میں بھی آپ نے کہا کہ ایک انوکھا واقعہ ہے کہ جس طریقے سے ایک منشیات کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت دے دی ہے۔ میں قوم کو یہ بتانا چاہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب ابھی بھی وہ ملزم ہیں۔ آج ابھی اسی وقت تک آرڈر کیونکہ نہیں آیا، اس حوالے سے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ وہ یہ نیب کے اور ایف آئی اے کے اور دوسرے اداروں کے کیسز میں اس وقت بڑا خوش قسمتی ہے ملزمان کی کہ ان کے ساتھ ایک لینینٹ ایٹیٹیوڈ رکھا ہوا ہے، اور عموماً 98% لوگوں کو ضمانتوں پر۔ سلیم صافی صاحب جن کا نام ہے، وہ باقاعدہ تحریک انصاف کے خلاف ایجنڈا لے کے بیٹھتے ہیں۔ اچھا، پرائم منسٹر عمران خان کی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بائسڈ ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی نیوٹرل رائے نہیں ہے۔ ہو گئی نیوٹرل رائے، ہوتی بھی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ نیوٹرل رائے صحافی جو ہوتے ہیں، نیوٹرل رائے کوئی چیز رائے ہمیشہ ون سائیڈڈ ہوتی ہے۔ ایک بات، اب ایک منٹ ٹھہرے ماجد صاحب، ایک منٹ ٹھہرے، ایک منٹ۔ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں مجیب الرحمان شامی نقطہ نظر میں موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو تناؤ کی کیفیت ہے، اس حوالے سے اپنا تجزیہ دے رہے ہیں واچ مجیب الرحمان شامی۔ میں کہیں وہاں بیٹھا ہوتا اور وزیر اعظم میری بات سن رہے ہوتے تو میں ان کو کہتا کہ آپ اگر یہ جو اپنی کابینہ ہے نا، نابالغ بچوں کی اکثریت ہے جس میں، اس کو آپ ویٹو کر دیں۔ حکومت جو ہوتی ہے، حکومت ہے وہ فراخ دلی کا نام ہے۔ حکومت ایک وسعت قلب و نظر سے کام لیتی ہے، اور حکومت اگر یہ مریم جو ہے اپنے والد کی عیادت کے لیے باہر چلی جاتی، کیا طوفان آ جاتا؟ حکومت کی تعریف ہوتی،
लोग समझते हैं जनाब ये तो बड़ा मुनसफाना काम हो रहा है, लेकिन हुकूमत पे तनकीद भी तो होती ना, हुकूमत पे तनकीद भी तो होती क्या, किस बात कि कोई डील कर ली है, उन्हें जाने दिया, पहले इनके खिलाफ नारे लगाए गए, पहले इनके खिलाफ बात की गई, अब उन्हें, और फिर लोग कहते हैं ना उनके बेटे वहां मौजूद हैं, दो वो हो बेटे हसन और हुसैन। अगर आपकी खुदा न खास्ता ये मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जो एतराज उठता है, सुन लेना, मेरी राय नहीं है ये बात ये नहीं हो रही ना कि भाई आपकी इयादत के लिए कोई मौजूद नहीं है। एक बेटी जो है वो अपने बाप की इयादत करना चाहती है तो उसके इंसानी हमदर्दी का मामला तो एक उसको हक दिया जाए, इसमें कोई ऐसा आसमान नहीं टूट पड़ेगा, कोई जमीन नहीं फट जाएगी, और इससे एक वुसअत जो है वो उसका सबूत मिलेगा, टेंशन कम होगी, गुस्सा कम होगा। ये तो पॉलिटिकली बात कर रहे हैं ना, आप देखें ना, लेकिन उसमें जो ये जो पीटीआई से प्ली लेती है ना, वो ईसीएल रूल 2010 की लेती है। सर मैं को कानून नहीं यहाँ बैठा, उसमें लिखा हुआ है कोई कुछ नहीं, जिसको कोर्ट से सेंटेंस हो चुकी है, उस शख्स का नाम आप नहीं निकाल सकते, कोई बात, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है ना, वो कहते निकाल ही नहीं सकते, तो यही कहा उन्होंने, यही वो कह रहे हैं कि कानून आड़े आते हैं इसलिए निकाल, कोई आड़े नहीं आता। यही सवाल फिर फिरदौस आशिक अवान से पूछा गया, फिर नवाज शरीफ का नाम क्यों निकाला, वो कहते हैं उस पर कोर्ट ने कहा, अदालत ने उनको ये हदायत दी थी कि आप फैसला करें, तो उनके वकील को कहना चाहिए था हुजूर ये हम तो फैसला ही नहीं कर सकते, ये आप खुद फैसला करें। इसका मतलब अदालत ने ये समझा ना कि इनको फैसला करने का इख्तियार हासिल है, चलिए उन्होंने फैसला ये किया कि इनको नहीं जाने देना, दुरुस्त है। अब वो अदालत में जाएंगे, मरियम नवाज जो हैं वो अदालत में जा सकती हैं, उनका ये काबीना का फैसला इसको चैलेंज कर सकती हैं, अगर अदालत उनको इजाजत देगी तो चले जाए। लेकिन ये आपका व्यू जो था पॉलिटिकल सिचुएशन के मुताबिक, मैं तो समझता हूं कि सियासी दर्जा रात बेहतर होता है। देखिए हर वो कदम जिससे कौम में तकसीम कम हो और जिससे एक महाजराई की कैफियत कम हो, और उससे वो हर वो कदम जो है वो मुफीद होता है, खास तौर पर हुकूमत के लिए। हुकूमत कभी अगर हुकूमत हर वो काम ना करे जिससे मुहाजराई कम हो, और हर वो काम करे जिससे मुहाजराई में इजाफा हो और कौम में तकसीम का तासुर फैले, तो फिर लोग उसे शक की निगाह से ना देखें तो और क्या करें। यही बात समझ से बालातर है। तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजरने के बावजूद हुक्मरान जमात और अपोजिशन में लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। यूं लगता है दो जमातें लड़ रही, हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आती, कोई काम ऐसा होता नजर नहीं आता जिससे लोगों में तफरीक, तकसीम और बेचैनी खत्म हो। इलेक्शन 1.5 साल पहले हुआ था, गुजर गया, 2018 में इलेक्शन हुआ था, अब 2020 शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक यूं लगता है कि जैसे हम इलेक्शन कैंपेन में चल रहे हैं। हुकूमत बहुत बड़ी और ताकतवर होती है, उसका दिल भी बहुत बड़ा होता है, इख्तियार भी बहुत बड़ा होता है। बदकिस्मती से हुक्मरान जमात को यह प्रॉब्लम है कि कहीं अगर अपोजिशन को स्पेस दे दी तो उनकी पार्टी के लोग क्या कहेंगे। तो असल मुद्दा ये है कि लोग क्या कहेंगे। उन्हें अपनी जमात की फिक्र ज्यादा है, मुल्क की फिक्र कम है। हालांकि बड़ा मशहूर फिक्रा है कि लोगों का काम तो कहना, लोग तो कहेंगे। नवाज शरीफ बाहर चले गए, मरियम नवाज भी चले जाएंगी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, उन्हें वापस तो आना ही है। आज खुद जलावतनी किसी सजा से कम नहीं होती, अगर कोई खुद ये सजा लेने पर तैयार है तो दे देनी चाहिए। हुकूमत अगर हर वक्त अपोजिशन के साथ उलझती रहेगी तो इसमें नुकसान ज्यादा हुकूमत का है, मुल्क का नुकसान तो है ही, लेकिन जो हुक्मरान जमात है उसका अपना भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इनके पास जो वक्त काम करने और डिलीवर करने का है, अगर वो लड़ते रहे तो वो भी हाथ से निकल जाएगा। यहां पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब आप वापस आएंगे तो और भी हम मौजूआत आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़िम। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है मावन खसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक ऐवान, जिन्होंने राना सनाउल्लाह का फैसला आने पर इसे लाहौर हाई कोर्ट का अनोखा फैसला करार दिया। देखते हैं कि उस मामले में और क्या कहती है। देखिए, बेल ग्रांट होने का मतलब ये नहीं है कि आपका केस खत्म हो गया। बेल तो आपकी 302 का मुल्जम उसको भी मिल जाती है। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि बेल होने का मतलब ये नहीं है जमानत का मतलब कि मुल्जिम बरी हो गया है, मगर जिस तरीके से एक के बाद एक जमानत हो रही है, आज के केस में भी आपने कहा कि एक अनोखा वाकया है कि जिस तरीके से एक मंशियात के केस में लाहौर हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, तो ये आपसे सवाल नहीं बनता कि अदालत को इतने केसेस अनोखे लग रहे हैं, उनकी कोई बुनियाद नहीं है कि एक के बाद एक जो जमानत के फैसले आ रहे हैं उसमें अदालत कभी नैब पर सवाल उठा रही है, उसकी नियत पर सवाल उठा रही है। चीफ जस्टिस कह रहे हैं साबिक कि ये सियासी इंजीनियरिंग लग रही है, उसका तासुर दे रही है। ये अनप्रेसिडेंटेड इस हवाले से है कि एंटी नारकोटिक्स
कोर्ट के अंदर जब इस किस्म का कोई केस आता है, आज तक 15 केजी हीरोइन के मुल्जम को, तो फिर वो इस तरह अगर कोई रिलीफ हाई कोर्ट से जाके लेता है ऐसे केस में जिसका अभी ना चार्ज फ्रेम हुए हैं ना ट्रायल शुरू हुआ है, तो वो सबूत ANF कहाँ दे? मीडिया में वो दे नहीं सकते, क्योंकि वो मैं आप या सिविल सोसाइटी के कोई आम लोग नहीं हैं कि हर शख्स के सामने वो चीजें लाएं। आम केस में वो पकड़ी गई मंशियात के साथ मुल्जिम की तस्वीर जरूर रिलीज करते हैं, इस केस में नहीं की। आम केस में DG ANF वजीर के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, इस केस में की। आम केस में DG ANF वजीर के साथ मिलकर वजीर आजम को सबूत नहीं दिखाते हैं। वो वजीर आजम जो राना सनाउल्लाह के मुखालिफ हैं उन्हें मूंछों से पकड़ के घसीटने की बात करते रहे हैं, इस केस में किया, तो क्या सबूत मौजूद है? मुझे 100% यकीन है कि एक ऐसा जिम्मेदार अदारा जिसका काम ही इस मुल्क से मनशियात का खात्मा है और इस लानत को पाकिस्तान से ख़त्म करना है, वो कभी भी इस तरह दानिस्ता तौर पे किसी भी ऐसी सियासी इंतकामी कार्रवाई में हिस्सेदार नहीं बन सकता। ट्रायल कोर्ट के अंदर ये प्रोसेस शुरू होगा। आप देखेंगे कि ANF को सबूत भी देने पड़ेंगे, और मैं तो कन्विंस्ड हूं कि वो अगर कोई ऐसा केस जिसमें उनके पास सबूत नहीं हूं, वो ऐसा केस बना ही नहीं सकते। देखिए, मसला ये है ही नहीं कि ANF के पास वीडियो सबूत है या नहीं है। ANF ने यह दावा नहीं किया था कि उन्होंने राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के वक्त उसकी वीडियो बनाई थी। ये दावा जनाब शहरयार अफरीदी ने किया था। इंसदाद मुनशियात की अदालत के वो जज जिन्हें व्हाट्सएप पर पैगाम के जरिए बदला गया, तबादला किया गया उनका, उन्होंने कई बार इस बात की डिमांड की थी कि राना सनाउल्लाह की अगर कोई वीडियो मौजूद है तो अदालत में पेश करें, लेकिन कोई वीडियो अदालत में पेश ना की जा सकी। जिसके बाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो CCTV कैमरे लगे हैं उनकी फुटेज मंगाई गई। उसमें राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी का तो पता चल गया, लेकिन माल बरामदगी का कोई हल्का सा भी इशारा नहीं मिला। तो लगता यूं कि अब सारा बोझ ANF पे डाल दिया गया कि उनके पास वीडियो मौजूद है, ट्रायल के दौरान पेश करेंगे। तो फिर 6 महीने तक क्या करते रहे? राना सनाउल्लाह की अहलिया ने मीडिया पर आकर ये इंकशाफ किया था कि इस बात की कोशिश की जा रही है कि राना सनाउल्लाह के किसी हमशक्ल को लेकर वीडियो बनाई जाए, तो वो प्लान भी फेल हो गया। और वैसे भी वीडियो अगर बनती तो उसका फोरेंसिक होता। तो ANF के हुकाम जब खुद ये कह चुके कि उनके पास कोई वीडियो सबूत मौजूद नहीं, तो जो बहस हो रही है वो इस बात पर बिल्कुल नहीं हो रही कि राना सनाउल्लाह गुनाहगार है या बेगुनाह है। बहस इस बात पर हो रही है कि वजीर मौसूफ के वीडियो सबूत होने के दावे किधर गए। और आज उन्होंने खुद कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर वीडियो बनाते तो हमें कहते प्लांटेड है। तो जब वीडियो थी नहीं तो फिर ये क्यों कहा गया कि जान अल्लाह को देनी, हमारे पास वीडियो एविडेंस मौजूद है। आगे बढ़ते हैं और PTI की रहनुमा दलील अब्बास गुफ्तगू कर रही हैं ऑफ द रिकॉर्ड में, देखते हैं क्या फरमाती हैं। हिम्मत है तो गिरफ्तार करें आप अनलीब साहब। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि गिरफ्तारियां जो है वो आई अंडरस्टैंड, मतलब इन्होंने ना कभी इंडिपेंडेंट इदारे बनाए ना बनने दिए। इनको क्या यकीन आएगा कि जी इदारों को इंडिपेंडेंस अगर ना होते तो फिर देखिए, अगर हम भी वो जस्टिस कयूम वाली अदालतें रखते तो फिर हमारे खिलाफ, फिर इनके हक में भी जो फैसले आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, क्योंकि इनको यकीन ही नहीं है। अच्छा, जब दिल करता है कहते इदारे इंडिपेंडेंट है, जब दिल करता नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात बड़ी क्लियर है, और वो ये है कि आपने जो निज़ाम आपने इतने साल इतनी तवज्जो से बनाया है विद दिस थॉट कि हो ही नहीं सकता कि कोई और आए, हम बारियां लेंगे, ये आएंगे फिर हम आएंगे, हम मुकमुका करेंगे, बिकॉज दोनों के ऊपर फाइल्स हैं, इदारे हमारे नीचे हैं, हम अपने रिश्तेदारों को वहां लगाते हैं, किसी की जुर्रत के हमारे आगे खड़े हो। अब ये टोटली अनप्रिपेयर्ड है। अब जबकि इदारे इनको सवाल कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मगर वो एक बात पूछ रहे हैं, बिलावल साहब ये पूछते हैं कि जी एक वजीर को या वजीरों को कैसे पता चल जाता है कि मैं प्ली बार्गेन करूं, उनको क्या पता इस केस में आगे क्या होना है। तो वो कहते हैं वजीर कैसे ये पहले से केस के बारे में तफसीलात जान लेते हैं, प्रिडिक्ट कैसे कर लेते हैं। देखिए, बात यह है कि ये तो जरदारी साहब का जो केस है, मेरा ख्याल है कम अज कम
200 प्रोग्राम्स तो उन पे हो चुके हैं, GIT की रिपोर्ट आ चुकी है जिस पे हम इतना कुछ कह चुके हैं कि जी ये पापड़ वाला, चीनी वाला, ये सारा वो 200 टीटियां शहबाज शरीफ की, इनकी एक की वो बरलास्ट ट्रेडिंग जो है, दोनों की एक ही मनी लॉन्ड्रिंग कैसे, ये तो सारा कोर्ट में भी डिस्कस हो चुका है। और उसके बाद ऑब्वियसली एक सही है कि गलत है लेकिन है लॉ, ये भी नैब का लॉ है कि प्ली बार्गन की आपको इजाजत होती है और आप उसकी पेशकश करते हैं, बहुत से लोगों ने उसका बेनिफिट लिया है। तो एक भाई अब इतना ज्यादा एविडेंस आ गया है कि दे आर ऑब्वियसली गोइंग टू नाउ, एक ही लकूना है उसके अंदर प्ली बार्गन का, जो कि मेरा ख्याल है कि नहीं होना चाहिए, तरमीम ये भी होनी चाहिए कि प्ली बार्गन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिलहाल तो है ना, अच्छा है बुरा है, आप अग्री करें या ना करें वो है। और उसको अगर एक वजीर जो है वो कमेंट दे रहा है कि अब ये इतनी बुरी तरह फंस गए हैं कि अब इनके पास चारा नहीं इस बार प्ली बार्गन लेने का, तो आई थिंक दैट्स एन एनालिसिस। अच्छा, ये एनालिसिस है। सियासी मुखालफिन का तज्जिया करने की बजाय अगर थोड़ा सा तज्जिया अपनी कारकर्दगी का भी कर लें, यानी अपनी मंजी थले डांग फेर लें, तो कम अज कम ये पता चल जाएगा कि असल सूरत हाल क्या है। सारा दिन सियासी मुखालफिन का तज्जिया करते रहते हैं कि वो कर क्या रहे हैं, तो कभी अवाम का भी तज्जिया कर लें कि वो किस हाल में है, लोग किस तरह बिजली गैस के बिलों में बुरी तरह फंसे हुए हैं, महंगाई ने जिंदगी कितनी मुश्किल कर रखी है। अब हालात तो ये है कि 2 साल पहले लाहौर जो इसलिए आंखों में खटकता था कि जी लाहौर में सारा पैसा लग रहा है और उसे पेरिस बनाया जा रहा है और पेरिस के हमपल्ला करार दिया जा रहा था, उस शहर में भी कचरे के ढेर लगे हुए हैं, लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है और यूं लगता है कि जैसे हमको 25-30 साल पहले का लाहौर देख रहे हैं, जब यहाँ पे तांगे चला करते थे और सड़कों पर गंद ही गंद होता था और एक धुआं और एक पता नहीं क्या फजा आलूदा होती थी। अब जिस तरह हुक्मरान जमात के लोग अपने सियासी मुखालफिन के बारे में जो कहते हैं वो पूरा हो जाता है, उन्हें पता होता कौन पकड़ा जाए कौन नहीं। इससे तो लगता है कि बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, हुकूमत में आने से पहले भी आमलों और बाबों की तरह पेशन गोइयां करते रहे, $200 अरब आएंगे, $100 अरब मुंह पे मारेंगे, लोगों को मुर्गियां देंगे, वनडे निकालेंगे, कारोबार करके अरबपति बन जाएंगे, नौकरियों की बारिश होगी, लाखों घर बनाएंगे, तो इनमें से तो कुछ नहीं निकला। तो चले सियासी मुखालफिन के हवाले से कम उनकी पेशन गोइयां तो पूरी हो रही हैं, यही काफी है। आगे बढ़ते हैं और शौकत बसरा पीपल्स पार्टी के MP रहे और आजकल PTI के बड़े अहम रहनुमा हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं मंसूर अली खान के साथ, देखते हैं कि उनका मौजू क्या है। सलीम साफी साहब जिनका नाम है, वो बाकायदा तहरीक इंसाफ के खिलाफ एजेंडा लेके बैठते हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की टारगेट किलिंग करते हैं। अच्छा, और मैं ये समझता हूं कि वो बाइस्ड है। ठीक है, होगी बात, उनकी न्यूट्रल राय नहीं है। हो गई न्यूट्रल राय, होती भी कोई चीज नहीं होती। न्यूट्रल राय सहाफी जो होते हैं, न्यूट्रल राय कोई चीज राय न्यूट्रल नहीं होती, राय हमेशा वन साइडेड होती है। एक बात, अब जो एक मिनट ठहरे माजिद साहब, एक मिनट ठहरे, एक मिनट। अब ये तो सलीम साफी साहब हो गए ना, सलीम साफी का आपके खिलाफ एजेंडा आपने कहा, वो PTI के खिलाफ है। अब जरा उन एंकर्स के नाम ले जो PTI के साथ हैं। अच्छा, मैं जिसका नाम लेना था, बोले मैं नाम लिखूं, बोले जिनका नाम बोले। अच्छा, मैं फिर बोले नाम ले, PTI के साथ है उन एंकर्स का नाम ले, बोले आप ले देना, बोले ना, नहीं क्यों, जो आपके साथ कोई नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ले देना, आप बताएं ना, नाम लेना। मेरे तो मेरे मतलब आप कह रहे हैं कि हमारे साथ है। नहीं, मैं तो नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं। आपने कहा जी नून लीग के साथ, आपने कहा जी उनका एजेंडा हमारे खिलाफ है कि कुछ सहाफी आपके साथ। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं पूछ रहा हूँ, मैं जिसका नाम मैं तो नहीं कह रहा, तो मैं तो कह रहा हूँ ये भाई आपके खिलाफ लोग हैं तो आपके साथ होना। देखें, नुक्ता नजर का इख्तलाफ बराए तनकीद होना और बात है, तनकीद बराए इस्लाह होना और बात है। अच्छा, अगर एक सलीम साफी साहब एक ऐसा काम शुरू कर, मैं देख रहा था, कैसा मैं बताता हूं कि सलीम साफी साहब बाइस्ड हैं। अच्छा, नहीं आगे धरना क्या, धरने के दौरान वो क्या क्या एक्ट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, अभी हुकूमत गई, क्या कर रहे थे, अभी मौलाना फजल। अच्छा, ये हो रहा था इलेक्शन 2014 के अंदर जब एंकर जी हरकत कर रहे थे, 2014 के धरने के खिलाफ नहीं बोले ना सर, एक मिनट ठहरें, 2014 के धरने के दौरान 2014 के जब धरने के दौरान एंकर्स
कंटेनर पे खड़े होकर तकरीरें करते थे, वहां पे जाके आपके धरने को सपोर्ट करते थे, वो गलत नहीं था? वो गलत नहीं था? नाम ले, आप बताएं ना कौन थे? क्यों? तो तानू नजर नहीं आता सी, तानू नजर नहीं आता सी, वो कौन से एंकर थे? वो कौन से थे? तो बोले ना वो न्यूट्रल है। सलीम साफी ये कहें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। मैं कह रहा हूं ना सलीम साफी साहब की खबर गलत है। सर मैं कह रहा हूं सलीम साफी साहब की खबर गलत है ना, गो एंड चैलेंज हिम। देखिए, तनकीद का मतलब खामियां बताना होता है, किसी को टारगेट करना नहीं होता। और बेहतरीन दोस्त वो होता है जो आपकी खूबियों से ज्यादा खामियों से आगाह करता है। हुकूमत के साथ जो लोग होते हैं या हुकूमत के अंडर जो लोग होते हैं, वो हुकूमत को खुश करने के लिए सब अच्छा है कि रिपोर्ट देने में लगे होते हैं। सिर्फ मीडिया हकायक से आगाह कर रहा होता है। मीडिया इज अ मिरर। अगर तनकीद सुनने का हौसला नहीं तो फिर तनकीद बराए इस्लाह करें या तनकीद बराए धुलाई करें, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो लोग हुकूमत पर बराए इस्लाह तनकीद कर रहे हैं, उनको कौन सा हुकूमत खुले दिल से ले रही है और कौन सा अपनी इस्लाह कर रही है? अब सलीम साफी हो या कोई और एंकर हो, वो अपने एंगल से, अपने नुक्ता नजर से चीजों को बयान जरूर करता है, और ये वो एंगल होता है जो नजरों से ओझल होता है। तो ये हुकूमत की भलाई का काम है। लेकिन जिस तरह तनकीद की जा रही है, इससे तो लगता है कि अब हुक्मरान जमात ने मीडिया का रुख कर लिया है और जो लोग हुकूमत पर तनकीद करते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये गलती तो पहले दिन से खास तौर से कराई गई है कि मीडिया जो हुकूमत की आंख, नाक, कान सब कुछ होता है, जिनके इस्तेमाल से हुकूमत में आए, उसी को अगर आप अपना सियासी हरीफ बना बैठे हैं और बजाय इसके कि आप मीडिया से जो चीजें सामने आती हैं उनको सामने रख के अपनी डायरेक्शन ठीक करें, क्योंकि मीडिया हुकूमत का खरीफ नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती से कुछ अनासर ऐसे मौजूद हैं जो मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश में पहले दिन से लगे हुए हैं, हाँ वो नवाज शरीफ हो, हाँ उससे पहले की हुकूमतें हो, बाद में हो या मौजूदा दौर हो। मीडिया पर काबू पाने के लिए क्या क्या हीले, बहाने और हरबे इस्तेमाल नहीं किए गए, तो ये लगता है कोशिशें अब भी जारी हैं। यहां मिलेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूदात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं, कुछ दोस्तों की बात करते हैं। हमारे दोस्त कुछ नाराज हैं, किससे नाराज हैं देखते हैं क्या फरमाते हैं। वॉच दिस। वो ये नैब के, FIA के और दूसरे इदारों के केसेस में इस वक्त बड़ा जिस खुशकिस्मती है मुल्ज़मान की कि उनके साथ एक लीनियंट एटीट्यूड रखा हुआ है, और अमूमन 98% लोगों को ज़मानतों पर या बरिया कर दिया गया या ज़मानतें दे दी गई हैं, और बहुत सारे लोग मुल्क से चले गए हैं और बाकी भी तैयारी कर रहे हैं। ये एक तो माहौल है जनरल जो हम देख रहे हैं 2-3 महीने से कि वन आफ्टर दी अदर तमाम लोगों को जिन पर अरबों खरबों के इल्ज़ामात हैं और घिनौने इल्ज़ामात भी हैं, जैसे कि ये राना सनाउल्लाह खां का केस है। अब एक तो ये बात है कि अदालतें जो है या वकला जो है हावी हैं, ये कह लें आप, और फिर यहाँ बहुत कहानियाँ फिर रही हैं कि कितने वकीलों ने कितने अरब रुपया लिया और किसको दिया और ना दिया। उसको अगर कतई नज़र, पहले बात तो यह है कि ये ट्रायल कोर्ट के लिए जिस जज को भी नॉमिनेट किया गया ना, वो मुकदमे से भाग गए हैं। उन्होंने कहा जी मेरी यहाँ से ट्रांसफ़र कर दे। इस वक्त तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ, और ANF का ये दावा है कि जो सबूत है, जब एक अदालत अपना मुकदमा शुरू करेगी, यानी वो लगाया जाएगा इल्ज़ाम और फिर हम अपना एविडेंस मांगेंगे और गवाह पेश करने हैं, हम सारा कुछ तब देंगे। तो अब उन्होंने ज़मानत ले ली है, तो अब ये तो होगी जागनसाई। और लोग अब ये कह रहे हैं, ये बात अब छोड़ दें, राना सनाउल्लाह का केस है या आसिफ जरदारी का या फरियाल तालपुर या क्या नाम है मेमन है या और भी खुर्शीद शाह हैं या इधर इनके मिफ्ता इस्माइल हैं, अब नाम गिनने मुश्किल हो रहे हैं। जी हाँ, बेशुमार। और नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, मरियम है, सब की जमानतें हो चुकी है। तो फिर लोग पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान साहब से एक तो वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब अपना करप्शन के खिलाफ जिहाद का जो दावा है उसको खत्म करें, उसकी आप बात ना करें।
ایک بڑا سادہ سا شعر ہے کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو کوئی اور کام بھی نہیں آتا۔ سوال یہ ہے کہ اگر کرپشن کے خلاف نعرے بازی بند کر دی گئی، کرپشن کا چورن بیچنا بند کر دیا گیا، تو پھر تو کام کرنا پڑے گا، اور اس سے بہتر کام فی الحال کوئی ہے نہیں کہ پوری قوم کو کرپشن کے خلاف جہاد کے نام پر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھیں۔ عدلیہ پر آج وہی لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں جو 1-2 سال پہلے تک عدلیہ کا پرچم اٹھائے پھرتے تھے، کیونکہ فیصلے مرضی کے آ رہے تھے۔ اب میرے دوست یہ کہتے ہیں کہ ANF کے پاس ثبوت موجود ہیں، جب وہ کورٹ میں جائیں گے تو ثبوت دے دیں گے۔ ANF کا ورژن آ چکا ہے، ان کے پاس کوئی ویڈیو ثبوت موجود ہی نہیں، تو اس میں عدلیہ کا کیا قصور ہے؟ جب الزام ہوائی، ثبوت فضائی اور منصوبے خلائی ہو تو پھر اسی طرح غبارے سے ہوا نکلتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور احسن اقبال کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ابرار الحق نے وسیم بدامی کے ساتھ اس معاملے میں بات کی۔ ابرار الحق وہ ہیں جو احسن اقبال کے مقابلے میں PTI کے امیدوار تھے اور الیکشن ہار گئے، اب وہ اپنا ورژن دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں ابرار الحق۔ اور گولی مارنے کی بات کو لمبی بحث ہو جائے گی، آپ اگر جوتے اور گولی مارنے کو کوٹ کرنے کے قابل ایگزامپل سمجھتے ہیں تو مجھے افسوس ہے اس بات پہ۔ جوتے اور گولی کی آپ کو مذمت کرنی چاہیے، بے شک آپ کے سیاسی مخالف اس کو کوٹ نہیں کرنا چاہیے آپ کو میرے خیال میں۔ اور دوسرا مجھے حیرت ہے کہ یہ لوگوں کے سینٹیمنٹس کی مذمت کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ ڈیموکریسی گولی مارنے کے سینٹیمنٹ کی میں ہمیشہ مذمت کروں گا، آپ نہیں کریں گے میرے ساتھ کی مذمت۔ گولی مارنے کو چھوڑیں، میں جوتا مارنے والے کی مذمت کروں گا اور گولی مارنے والے پہ لعنت نہیں بھیجوں گا۔ جوتے مارنے تک آپ کو، جوتے مارنے والے تک آپ پسند کر لیں گے اس کو؟ اب میں آپ نے میری آواز لینے کا، میں جوتا مارنے والے کی تو مذمت کروں گا ہی، گولی مارنے والے پہ لعنت بھیجوں گا میں نہیں اس کو کوٹ کروں گا۔ آپ کریں گے کوٹ؟ میں عوام کی سینٹیمنٹس کی حد تک، میں عوام کے گولی مارنا سینٹیمنٹ نہیں ہے، دہشت گردی ہے، اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ ملک میں رہتے ہیں، گولی مارنا سینٹیمنٹ نہیں ہے، دہشت گردی ہے، اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ بہرحال لوگوں کے یہ جذبات اس شخص کے بارے میں تھے جو اور اگر یہ آج بھی سچا ہے، ان کا بیٹا یہاں پہ موجود ہے، کہہ دینا کیوں جا کے الیکشن کمیشن کے سامنے رو رہے تھے کہ پلیز وہ بورے نہ کھلوائیں، کھلوا دیں آج بھی۔ میں سیاست چھوڑ دوں گا ہمیشہ کے لیے اگر اس میں انہوں نے گھپلا اور جی میں ان کے بیٹے سے پوچھتا ہوں، 60-70 ہزار ووٹ میں ان کے بیٹے سے بھی پوچھتا ہوں، بڑی تکلیف سے آپ احسن اقبال پر گولی چلانے والے کی مذمت کرنا چاہتے ہیں تو یہ پلیٹ فارم حاضر۔ دیکھیں، جب سیاست میں ذاتی رنجش، پرسنل گرج اور نفرت کا عنصر شامل ہو جائے اور آپ تشدد کے عمل کو جمہوریت کا حصہ قرار دیں تو پھر معاشرے میں تشدد ہی بڑھے گا، نفرت اور ہیجان میں اضافہ ہوگا۔ سیاسی مخالفین کو جوتے پڑنے یا گولی مارنے کے عمل کو کبھی بھی اچھا نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر آپ اسے جمہوریت قرار دیں تو پھر معذرت کے ساتھ نہ آپ کو جمہوریت کی سمجھ ہے نہ آپ کی سیاسی تربیت ہوئی ہے۔ المیت تو یہی ہے کہ سیاسی طور پر نا تجربہ کار لوگ سیاست میں ذاتی رنجشوں اور نفرت کو اس حد تک آگے لے آئے ہیں جس سے معاشرے کا امن شدید خطرے میں ہے۔ سب کو معلوم ہے ابرار الحق بہت ہی نامور پاپولر گلوکار ہے، انہوں نے احسن اقبال کے خلاف الیکشن لڑا تھا اور ہار گئے تھے، چونکہ سیاست سے ان کا تعلق واجبی سا ہے اور گلوکار رہے ہیں، لیکن احسن اقبال کے مقابلے میں الیکشن نہیں جیت سکتے۔ پھر کچھ فلاحی کام کیے، ہاسپٹل بنایا جہاں اپنے رشتہ داروں کو بھاری معاوضے پر ملازمت دے رکھی ہے۔ تو احسن اقبال کی گرفتاری کے حوالے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ کم از کم ابرار الحق کی ایک سوچ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کے حوالے سے کیا سوچ رکھتے ہیں جو ان کی جماعت بھی رکھتی ہے۔ تو الیکشن میں ویسے بھی جو ہارتا ہے وہ کب سمجھتا ہے کہ وہ میرٹ پہ ہارا، وہ سمجھتا یہی ہے کہ وہ جیتنے والا تھا، اسے سازش کے تحت ہرایا گیا۔ اب یہ موقف تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اگر کسی کو جوتے پڑتے ہیں، کسی سیاستدان کو یا اسے گولی ماری جاتی ہے اور یہ عمل جمہوری ہے، تو یہ آپ کی حقیقی سوچ کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور آج کا دن بڑا اہم ہے۔ 25 دسمبر قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کا یوم ولادت بھی ہے، پوری قوم کو اس کی مبارک ہو۔ حضرت عیسیٰ کا بھی یوم ولادت ہے اور مسیح برادری کو کرسمس مبارک ہو۔ ہم سب کو یہ دن جو ہے 25 دسمبر اس حوالے سے ہمیشہ یاد رہتا، مناتے۔ اس کے علاوہ سابق وزیر نواز شریف بھی 25 دسمبر کو ہی پیدا ہوئے، آج ان کا بھی برتھ ڈے، تو ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کو بھی بہت مبارک ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔